हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बायोलॉजी वाला। आपकी मदद करने के लिए मैं नीट 2025 के लिए बायोलॉजी का जो भी कंटेंट आपको चाहिए पेपर में आपके, वो सारा इस चैनल पर दे रहा हूं। और आपको मैं NCERT बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, साथ में एक्सप्लेनेशंस, चार्ट्स, जो भी कुछ चाहिए वो इस चैनल पर आपको मिलेगा। एक बार अगर आप इस वीडियो को देखना शुरू कर चुके हैं तो इस प्लेलिस्ट को खोल लें यहाँ से और आप चेक कर ले जा करके NCERT की बायोलॉजी की वीडियोस। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के लिए इस वीडियो चैनल पर वीडियो डाल रहा हूँ। तो आपको PYQ की वीडियो भी डली मिलेंगी और ये क्वेश्चंस की वीडियो मिलेंगी और सब कुछ मिलेगा, लगातार चैनल पर मिलता रहेगा। बस एक बार सपोर्ट कर दो थोड़ा सा यार, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो थोड़ी सपोर्ट कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, इससे थोड़ी होप मिलती है काम करने के लिए। तो करते हैं शुरू आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस, जो कि 30 क्वेश्चंस आपको नीट के लिए मैं करा रहा हूं इस वीडियो में, जो कि इंपॉर्टेंट है। आपके अलग अलग टॉपिक के सवाल है, ध्यान से देखो, मज़ा आएगा करने में। चलिए पहला सवाल देखते हैं। लिखा है कि इनमें से हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। पहला सवाल आप देखो, यहाँ लिखा है कि फाइंड द इनकरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग्स। इनकरेक्ट क्या होगा? तो पहला लिखा है बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस इन ऑन अर्थ, ये सही है आपका। दूसरा लिखा है ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, बिल्कुल सही और लाइन है ये लाइन आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सोसाइटीज विच इंडल्ज इन एंथ्रोपोलॉजी कुड रजिस्टर लिमिटेड प्रोग्रेस इन बायोलॉजी, ये बिल्कुल सही लाइन है। जो सोसाइटीज इंडल्ज होती है एंथ्रोपोलॉजी में वो आपको लिमिटेड प्रोग्रेस करते हुए दिखाई देंगी बायोलॉजी में। लिखा है चौथा बायोलॉजी इज नॉट द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ओह, ये तो गलत हो गया, नॉट नहीं मतलब करेक्ट होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। तो यही आपका यहाँ पर आंसर हो गया, ठीक है ना भाई। चलो नेक्स्ट देखो, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? सबको पता है, ध्यान रखना। टू किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस नहीं दिया था, किसने दिया? लीनियस। टू किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस ने दिया था, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो और आपसे कॉपलैंड ने क्या किया था? 4 किंगडम दिया था, ये नहीं पूछेंगे। 3 किंगडम किसने दिया था? हैकल ने। 4 किंगडम दिया था कॉपलैंड ने, ये आपके पेपर में नहीं आता पर फिर भी आपको बता दिया। नेक्स्ट देखो, किंगडम ऑफ यूनिसेलर यूकैरियोट्स एंड यूनिसेलर प्रोकैरियोट रिस्पेक्टिवली। तो यूनिसेलर यूकैरियोट्स प्रोटिस्टा में आते हैं और यूनिसेलर प्रोकैरियोट मोनेरा में आते हैं। तो देख लो प्रोटिस्टा एंड मोनेरा, थर्ड आपका आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है फाइंड द इनकरेक्ट अबाउट यूग्लिनोइड्स। ओह, यूग्लिनोइड्स के बारे में गलत क्या होगा? पहला ऑप्शन है दे जनरली अगर इन स्टैग्नेंट एंड सोल्टी वाटर। दूसरा है दे हैव प्रोटीनेशियस पेलिकल। ओके, दे हैव 2 फ्लैजिला, दे आर मिक्सोट्रॉपिक इन न्यूट्रिशन, बिल्कुल सही। ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये आपका गलत है क्योंकि ये सॉल्टी वाटर में नहीं मिलते, फ्रेश वाटर में मिलते हैं। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर आपका सवाल हो गया, आंसर हो गया पहला, ठीक है। बाकी सब सही है। इनके ऊपर प्रोटीनेशियस पेलिकल होती है इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, और 2 फ्लैजिला होती हैं, एक छोटी एक बड़ी, और ये दोनों तरह से न्यूट्रिशन करते हैं, आपको पता ही है ना। हेटरोट्रॉपिक भी और ऑटोट्रॉपिक भी। नेक्स्ट, पियर शेप, नाशपाती के आकार के गैमेट्स किसमें मिलते हैं? याद कर लो, स्पोर्स भी और गैमेट्स भी दोनों पायरीफॉर्म आपके ब्राउन एल्गी में मिलते हैं। तो ब्राउन एल्गी का एग्जांपल ढूंढना है इनमें से। पोरफायरा रेड एल्गी है, यूलिथ्रिक्स ग्रीन एल्गी है, वोल्वोक्स ग्रीन एल्गी है, एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी है, जो कि आपका आंसर होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्लांट ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टर्स। प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। अच्छा, हमें क्या करना है? ओके, इसके आधार पर प्लांट ढूंढना है। वैस्कुलर टिश्यू है, चलिए। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन। ओह चलो, ये लाइन मैं आपको बता दूं इसी से बताते हैं क्या है। ये लाइन जिम्नोस्पर्म के लिए है, क्योंकि जो एंजियोस्पर्म होते हैं ना भाई, एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के बाद बनती है, पर जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले बनती है। तो ये आप ध्यान रखोगे, और ये जिम्नोस्पर्म के लिए है। आगे देखिए, फॉर्मेशन ऑफ 2 तरह के स्पोर्स, जिम्नोस्पर्म। मोस्ट ऑफ मेंबर हैव वुडी नेचर, जिम्नोस्पर्म। तो आपका आंसर हो गया जिम्नोस्पर्म। तो ये लाइन ही आपको बता रही है कि जिम्नोस्पर्म है क्या है, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन, ये NCERT से थोड़ा बाहर का सवाल है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, कभी कभी पूछ लें, तो ध्यान रखना। हाइपेंथोडियम जो है आपका फाइकस में मिलता है, क्योंकि ये 3 है। देखो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट सवाल बन गया आपके लिए। यूफोर्बिया है ना, जो इसमें एक विशेष प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस मिलता है, साइथियम। ओसिमम, इसमें मिलता है वर्टिसिलास्टर। ये तीनों नाम याद रखें। और फाइकस में मिलता है हाइपेंथोडियम।
जो आपके क्वेश्चन में पूछा। तो यार ये तीनों नाम और ये तीनों एग्जाम्पल आपके सवाल में कहीं ना कहीं फंसेंगे, आप इसको ध्यान से देख लेना तो आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा सवाल है, ठीक है। चलो आंसर हो गया आपका फाइकस। नेक्स्ट, which of the following is a common character among xylem, phloem, pith and pericycle of dicot stem? डाइकोट के एस्पेक्ट में पढ़ना है, पढ़ते हैं। लिखा है मेड अप ऑफ कॉलन कायमा। अच्छा किसकी बात हो रही है? जाइलम, फ्लोएम, पिथ, पेरिसाइकल, डाइकोट स्टेम, ठीक है। इंक्लूड इन स्टीलर सिस्टम, पार्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, प्रोड्यूस्ड बाय प्रोकैम्बियम। तो ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें स्टीलर सिस्टम का हिस्सा है। ये तो कुछ सवाल नहीं है, दूसरा आंसर होगा इसका। मतलब इन सबको मिला के एक्चुअल में स्टीलर सिस्टम बोलते हैं। ये ध्यान रखना, पेरिसाइकल भी स्टीलर सिस्टम में आपका इंक्लूडेड होता है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। बाकी सब वेस्कुलर बंडल वगैरह सब इसके अंदर में आएंगे, पिथ भी इसके अंदर में आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, विच सेल ऑर्गेनली आर एंडोसिम्बायोटिक इन ओरिजिन। ध्यान से देखो, कौन सी सेल ऑर्गेनली एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन की है? कौन सी सेल ऑर्गेनली एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन की? भाई देखो, एंडोसिम्बायोटिक होता है किसी के अंदर रहना, ठीक है। ऑर्गेनिज्म किसी सेल के अंदर का होना, मतलब किसी के अंदर सिम्बायोटिकली रहना। तो बाबू समझने की बात ये है कि इनमें से माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों ही बैक्टीरियल इन नेचर है। अब ध्यान समझना, माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों, इनके अंदर आपको देखा होगा, आपने पता होगा 70s राइबोसोम्स भी होते हैं और दे हैव देयर ओन सर्कुलर डीएनए एंड एक्ट लाइक बैक्टीरिया। कभी बताते हैं कभी समय पहले ये बैक्टीरिया हुआ करते थे और ये फिर आपके यूकैरियोटिक सेल के अंदर आए और वहाँ रहने लगे सिम्बायोटिकली। तो ये दोनों इसके आंसर हैं। और ये सवाल कहीं ना कहीं फंस जाता है जरूर कि एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन में कौन शो करता है, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, सेल मेम्ब्रेन इज सेल मेम्ब्रेन कैसी है? सिमेट्रिकल। गलत, सेल मेम्ब्रेन एसिमेट्रिकल होती है क्योंकि उसमें आउटर साइड पे कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है, ये ध्यान रखना। लिविंग होती है, सिलेक्टिव परमेबल होती है, ये दोनों सही हैं, तो आपका आंसर हो गया 2 और 3। चलो नेक्स्ट, द सेल विदाउट न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन प्लांट। बिना न्यूक्लियस की सेल कहाँ मिलती है? वेस्कुलर कैम्बियम में, मैच्योर आरबीसी, कॉम्पिनियन सेल, मेम्ब्रेन्स ऑफ सिव ट्यूब। तो सिव ट्यूब की जो मेम्ब्रेन है, सिव ट्यूब जो होती है, वहाँ आपको सेल मिलेगी जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं हो। ई न्यूक्लिएटेड सेल है, वहाँ पर आपको मिलेगी क्या क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियस नहीं मिलता, क्योंकि इन्होंने देखो होगा आरबीसी भी, पर इन्होंने प्लांट पूछा है ना, तो आरबीसी नहीं दिया, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आंसर होगा आपका चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब प्रोफेज 1। ओके, प्रोफेज 1। अब आप प्रोफेज 1 को ध्यान में रखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, प्रोफेज 1 में सबसे पहले लिखा थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम अपीयर। सबसे पहले यही होगा क्योंकि पतले क्रोमोसोम, यही सबसे पहला काम यही है, पतले क्रोमोसोम का होना। फिर लिखा है अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ये बनता है आपका पैकेटीन में, तो बाद में आएगा। फॉर्मेशन ऑफ बाइवेलेंट, तो फिर इसके बाद लेप्टोटीन ये हो गया और जाइगोटीन हो गया ये, ठीक है। फिर इसके बाद होगा जाइगोटीन के बाद पैकेटीन, पैकेटीन में आपका हो गया रिकॉम्बिनेशन। फिर आपका हो गया टर्मिनेशन, नहीं अपीयरेंस क्याजमेट, क्याजमेट आपका बनेगा डिप्लोटीन में, और फिर डाइकाइनेसिस। तो हो गया ऐसे हो गया। फिर कैसे हुआ? ओके, 1 3 2 5 4। पहला ऑप्शन देखते हैं, 1 3 2 5 4, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया भाई, ठीक है। तो ये आपको प्रोसेस पता होना चाहिए मियोसिस का, कौन सा किसके बाद आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स शो विच कलर। स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स कौन सा कलर होता है? नीला, ये सबको पता है, अच्छा सवाल है, और ये नीला कलर देता है। सेलुलोज ये देता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट Km क्या है? Km क्या होता है? ग्राफ आपने देखा होगा, Km उस ग्राफ में, उस ग्राफ को ध्यान से देख लो। और ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा सवाल है इंपॉर्टेंट। बाय जो आपका एंजाइम वाले पार्ट में ग्राफ बना हुआ है, वहाँ पर आप देखोगे Km लिखा है, और जहाँ Km लिखा है ऊपर देखोगे तो साइड में देखोगे तो आपको मिलेगा जिस जगह पर एंजाइम अपनी हाफ वेलोसिटी Vmax/2 अचीव कर लेता है, दैट इज Km। Km इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच एन एंजाइम अचीव इट्स हाफ Vmax। तो यहां देखो थर्ड ऑप्शन में ये लिखा है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच द रिएक्शन अटेन्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, ये आपकी कहलाती है Km। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, बढ़िया सवाल है, जरूर करके जाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं,
ट्रांसफर ऑफ एमिनो ग्रुप फ्रॉम वन एमिनो एसिड टू द कीटो ग्रुप ऑफ कीटो एसिड, ये आपको मिलेगा, एक चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन, वहाँ हुआ करता था, अब तो कट गया वो। तो ये ट्रांसएमिनेज एंजाइम का काम होता है, जो कि आपका जैसे आप देखोगे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से आपका वो बनता है ग्लूटामिक एसिड बनता है, तो वो वहाँ पर ट्रांसएमिनेजेस होते हैं, तो जो एमिन ग्रुप को ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कि आप देखोगे, अगर हम कहें कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, उसको हम ग्लूटामिक एसिड से मिला दें, तो वहाँ पर आपको एमिनो ग्रुप का ट्रांसफ़र देखने को मिलेगा, तो वहाँ ट्रांसएमिनेज एंजाइम काम करेगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड्स इज एग्जांपल ऑफ, सीड सबसे पहले पानी एब्जॉर्ब करते हैं। अगर यहाँ एब्जॉर्ब होता तो अलग बात होती, यहाँ एब्जॉर्ब है, एब्जॉर्ब जब होता है तो इम्बाइबिशन होता है, ये ध्यान रखेंगे। इम्बाइबिशन में एब्जॉर्प्शन होता है ना कि एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन होता है ना कि एब्जॉर्प्शन, ये ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई वर्ड। नेक्स्ट, फॉर सिंथेसिस ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 6 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के बनाने कैलोरीन साइकिल कितनी बार चलेगा? ये बहुत बढ़िया सवाल है भाई, ये भयंकर लेवल सवाल है, ये बहुत आता है पेपर में। देखो 6 मॉलिक्यूल ग्लूकोज, 6 मॉलिक्यूल ग्लूकोज में कितने कार्बन? 6 गुना 6 36 कार्बन हो गए, तो 36 कार्बन मतलब 36 बार साइकिल चलेगी, क्योंकि एक बार साइकिल जब कैलोरीन साइकिल चलती है तो एक कार्बन फिक्स होता है, और जब एक बार में एक होगा तो 36 बार में 36। तो ये यार सवाल आप गलत करके आते हो, बहुत बार गलती ना करना। जितने कार्बन पूछे उतनी बार साइकिल चलाना, एक ग्लूकोज पूछे तो 6 बार साइकिल चलेगी, 2 पूछे तो 12 बार चलेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच मीडिएट इंटरमीडिएट एक्चुअली, ठीक है, विच इंटरमीडिएट ऑफ TCA साइकिल इज विड्रॉन फॉर द सिंथेसिस ऑफ फाइटोक्रोम, किससे फाइटोक्रोम बनता है ये याद करना है, एनसीईआरटी में नहीं दिया। देखो जो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है बाबू, इससे बनता है ग्लूटामिक एसिड, ये एमिनो एसिड है, ठीक है। चलो ये है सक्सिनिक एसिड, ये सक्सिनाइल कोएंजाइम है, ये आपका क्लोरोफिल बनाने के काम आता है, क्लोरोफिल का ये आपका प्रिकर्सर है एक तरह से। स्टाइल कोएंजाइम में से फैट बनती हैं, फैटी एसिड बनते हैं, तो आपका हो गया थर्ड, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए इज द आंसर विच विल फॉर्म क्लोरोफिल पिगमेंट्स। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है सवाल बहुत ज़्यादा, ठीक है बाबू। नेक्स्ट देखो, इसको मैच कराना है। एडेनिन डेरिवेटिव सबको पता है, काइनेटिन, टर्पीन्स आपके जिब्रेलिक एसिड, गैसेस हार्मोन, इथाइलिन, कैरोटीनॉइड, ABA, ये तो आसान है, इसे मैच कर दिया मैंने फटाफट से, आप याद करके आना पेपर में ज़रूर, ठीक है बाबू, समझ गए। तो आसान है, एनसीईआरटी के लिखा हुआ है तो आप कर दोगे। लिखा है टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो है कि सबको पता है 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट होती है, काफ़ी पहले से पूछा आता सवाल है, पर आसान है, पर आ भी जाता है पेपर में जल्दी। आप पता है क्या होता है, आपसे पढ़ा गलत जाएगा पेपर में ना, आप पढ़ गलत लोगे, ये लगा दोगे, ये लगा दोगे, उल्टा सीधा हो जाएगा, ध्यान से पढ़ना। 7 सेल 8 न्यूक्लियस, ठीक है। चलो फिर लिखा है फाइंड आउट द करेक्ट प्लॉइडी, ओके, इनकी प्लॉइडी बतानी है। एग सेल हैप्लॉइड है, चलो, एम्ब्रियो डिप्लॉइड है, चलो, एंडोस्पर्म 3n है, चलो, ये कुछ नहीं है, आसान है। नेक्स्ट, थियोरेटिकली द मॉडिफाइड एलील शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ, मॉडिफाइड एलील क्या क्या कर सकता है बाबू? जब मॉडिफाइड एलील, ये तीनों पॉइंट आपको देखेंगे एनसीईआरटी के पॉइंट है। नॉर्मल मॉडिफिकेशन के बाद एलील या तो नॉर्मल रहेगा या लेस एफिशिएंट होगा, या नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाएगा या नो एंजाइम एट ऑल, ये दोनों केस रिसेसिव में होंगे, ये दोनों केस रिसेसिव में होंगे, और ये आपका नॉर्मल डोमिनेंट होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका हो गया तीनों सही, तो पहला दूसरा, पहला तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, सेकंड इज द आंसर। एनसीईआरटी का सवाल है, आएगा पेपर में, ध्यान रखना है, ऐसे सवाल भी आएंगे अजीब तरह के, जिनको लगेगा ये क्यों पूछा, अपना दिमाग ना लगा लियो वहाँ बैठ के, कभी अपना दिमाग घुसेड़ दो उसके अंदर, ठीक है, जो तुम में है नहीं वो। नेक्स्ट है नॉर्मल विजन मैन हुज फादर, बढ़िया सवाल है, करके देखते हैं। एक नॉर्मल विजन वाले आदमी जिसके पापा कलर ब्लाइंड थे, चलो जी, पाप की शादी नॉर्मल वुमेन से हुई, हुज मदर वाज कलर ब्लाइंड, इसकी मम्मी कलर ब्लाइंड थी। दे हैव देयर फर्स्ट चाइल्ड एज डॉटर, उनकी पहली लड़की हुई। व्हाट आर द चांस? अब देखो ये बढ़िया सवाल है करने का, ध्यान से देखना क्या किया है। नॉर्मल विजन वाला आदमी था, इसके पापा कलर ब्लाइंड, तो पापा कलर ब्लाइंड हो गए ऐसे ऐसे, ठीक है जी। इनकी शादी हुई किससे? इनकी शादी हुई एक लड़की से जिसकी मम्मी कलर ब्लाइंड थी। तो मम्मी, ध्यान से सुनना,
पहले पापा वाले को देखो, सॉरी, पहले हम पापा वाले को देखते हैं जिसके पापा कलर ब्लाइंड थे। तो पापा जब कलर ब्लाइंड थे तो लड़का तो कलर ब्लाइंड होगा नहीं, क्योंकि देखो पापा के पास एक्स पे होगा सी और वाई, तो पापा की शादी जिससे भी हुई होगी तो बच्चा जो लड़का पैदा हुआ होगा वो एक्स वाई होगा, और नॉर्मल है लड़का, तो लड़का नॉर्मल हो गया ऐसा, इसे छोड़ दो, पापा को भूल जाओ, पापा से आपका कोई मतलब नहीं रहा अब। फिर लड़की जो है उसकी मम्मी कलर ब्लाइंड थी, तो लड़की अगर मम्मी कलर ब्लाइंड थी तो मम्मी जब कलर ब्लाइंड होंगी लड़की की, तो उसने अपनी लड़की जो पैदा हुई होगी वो कैरियर हुई होगी 100% कैरियर हुई होगी, क्योंकि एक एक्स तो देगी ही ना माँ उसको, ठीक है, तो ये कैरियर होगी लड़की। तो इसकी शादी कैरियर लड़की से हो रही है, देखो ध्यान से, और ये कह रहे हैं कि इनकी पहली संतान लड़की हुई है, तो पहले इनका क्रॉस कराते हैं। देखो ये ध्यान रखना, कैरियर माँ की एक पुत्री कैरियर होगी अगर नॉर्मल पिता है तो, क्योंकि देखो एक्स जाएगा, ये लड़की कैरियर होगी, और एक लड़की जो है इसकी होगी बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है, ये भी नॉर्मल है पर नॉर्मल बट कैरियर। एक पुत्र इनका होगा बीमार और एक पुत्र इनका होगा बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है। ये तो अब आपके सामने चार्ट है, इसमें हमें 50% लड़के बीमार मिले और टोटल बच्चों में 25% बच्चे बीमार मिले, और लड़कियां अगर आप देखोगे तो लड़कियां दोनों नॉर्मल हैं, ठीक है, पहली लड़की भी नॉर्मल, अगर कह रहे पहली लड़की कैसी होगी, नॉर्मल ही होगी दोनों में, क्योंकि दोनों नॉर्मल हुई हैं। तो आप देखो यहाँ, व्हाट आर द चांस दैट द चाइल्ड दिस चाइल्ड, पहली लड़की विल बी कलर ब्लाइंड, तो कोई चांस नहीं है इसके कलर ब्लाइंड होने का, क्योंकि वो दोनों लड़कियां एक तो कैरियर होगी एक नॉर्मल होगी, ठीक है, तो 0%। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, आप ध्यान से कर देना, कर दोगे। चलिए थैंक यू, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच, मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम। ओ ये तो आसान है, मैच कराना है, क्या करना है, इनकरेक्ट मैच कराना है, ओके। रेप्लिकेशन एंजाइम कराता है पॉलीमरेज, सही है। डायरेक्शन ऑफ पॉलीमराइजेशन 5 to 3 सही है। डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए ऑन टेम्पलेट 3 to 5 गलत है, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस वाले एक स्ट्रैंड का टेम्पलेट 5 to 3 होता है। आप रेप्लिकेशन फोक देखोगे वहाँ आपको मिल जाएगा, डिसकंटिन्यूअस वाले स्ट्रैंड का टेम्पलेट जो है वो 5 to 3 होगा, ये स्ट्रैंड आपका गलत हो गया, समझ रहे हो, यही आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट, a human gene product can be produced by genetically engineered bacteria. This is possible because the human gene को बैक्टीरिया में लगा के उसकी प्रोटीन बना रहे हैं। ये क्यों पॉसिबल हुआ, ये सबको पता है और ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल, ही आंसर होगा 1000 करोड़ %। जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है, क्योंकि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है, इसलिए हम यूकैरियोटिक जीन या ह्यूमन की जीन को अगर बैक्टीरिया में लगा देंगे तो नॉर्मल प्रोडक्ट पैदा होगी, मतलब नॉर्मली काम चलता रहेगा, क्योंकि कोड जो है वो यूनिवर्सल है, ये ध्यान रखना। बाकी पढ़ना भी नहीं है, आप पढ़ लेना, मेरे को तो समझ में आ गया क्या है, पर आप देखो, ह्यूमन क्रोमोसोम कैन रेप्लिकेट इन बैक्टीरियल सेल, गलत। बैक्टीरियल सेल कैन कैरी आउट द स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन, ये सब अलग बातें, ये नहीं, यूनिवर्सलिटी की वजह से हम उसमें लगाते हैं। और जीन हमें डायरेक्ट, हम यूकैरियोटिक जीन डायरेक्ट बैक्टीरिया में नहीं लगाते, हम उसके साथ मॉडिफिकेशन करते हैं जीन के साथ और cDNA बनाते हैं, तब जाके जीन लगाते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, ओके, पढ़ो जी। सिट्रिक एसिड एस्परजिलस फ्लेवस, हाँ यही गलत हो गया पहला ही, एस्परजिलस फ्लेवस से बनता है एफ्लाटॉक्सिन, ये कैंसरस है ये, ठीक है, ये तो ये पहला ही गलत हो गया। एस्परजिलस नाइजर यहाँ होता तो ये सही होता, तो दूसरा बिल्कुल सही है, ये आपको रटना है, तीसरा बिल्कुल सही है, ये आपको याद करना है, चौथा बिल्कुल सही है, आपको याद करना है, आपके पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है, जरूर ध्यान रखना, तीनों पूछे जाएंगे और ये भी पूछते हैं इसका एस्परजिलस नाइजर, ठीक है। नेक्स्ट, माइक्रोऑर्गेनिज्म विच हैव हाई रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन एंड ग्रोथ कैन बी एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस टन्स ऑफ प्रोटीन। ये पहले किताब में था एनसीईआरटी में, अब नहीं है, और मैंने ये सवाल इसलिए डाला है कि मुझे कुछ और बताना था, आपको ये, इसका सवाल था ये कि सूडोमोनास पुटिडा क्या है, आपको पता होना चाहिए। आनंद मोहन चक्रवर्ती नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने बनाया था। ये ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया है, ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया है ये, इसे सुपर बग के नाम से भी जाना जाता है।
और इकोलाई नॉर्मल है, राइजोबियम आपको पता है ल्यूमिनस प्लांट में मिलता है नाइट्रोजन फिक्शन के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर वैसे चौथे वाला होगा, मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस। ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, सिंगल सेल प्रोटीन बनाता है। तो ये अब किताब में नहीं है तो आपके पेपर में नहीं आएगा, पर कहीं आएगा तो देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। देखो आप पढ़ोगे, हाँ, सोमेटिक हाइब्रिड्स आप पढ़ोगे। सोमेटिक हाइब्रिड जब पढ़ते हो आप तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हो, तो वहाँ पर हमें प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन कराना होता है। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन जब आप पोमैटो बनाते हो, पोमैटो बनाते हो, तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के टाइम पर ध्यान रखना NaNO3 से भी करा सकते हैं, PEG से कराते हैं, इलेक्ट्रिक कराते हैं। ये बल्कि इंपॉर्टेंट है, होते तीनों हैं, तीनों से ही आप फ्यूजन करा सकते हो। आपका आंसर हो गया 4, ऑल ऑफ दीज। भाई ये तीनों ही प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कराते हैं। पैग का आप ज़्यादातर यूज करते हो, ये ध्यान रखना, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, ड्यूरिंग हाइड्रोसीर पाइनियर कम्युनिटी फाइटोप्लैंक्टन्स रिप्लेस्ड बाय। हाइड्रोसीर सक्सेशन है तो उसमें ये अब कट गया एनसीईआरटी से, पर फिर भी बता दूं, पाइनियर कम्युनिटी को रिप्लेस करती है आपकी रूटेड सबमर्ज प्लांट, ठीक है। तो जो अब एनसीईआरटी में नहीं है इसको आप छोड़ भी सकते हो, अब तो आएगा नहीं है अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट देखेंगे, एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर इज अप्रोक्सीमेटली, एनसीईआरटी की लाइन है, याद कर लेना, 170 बिलियन टन। 170 बिलियन टन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करना पड़ेगा, डेटा है ये डेटा याद करना है आपको, ठीक है जी। तो भाई ये थे आपके कुछ सवाल जो कि आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। ऐसी वीडियो जिस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी, लगातार सपोर्टिंग मटेरियल मिलता रहेगा। एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, उसको जाकर पढ़ लो। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।